So what is a buffer solution? A buffer solution is a solution in which pH does not change significantly when a very small amount of acid or alkali is added to it. ठीक है? Buffer solution अपनी pH को constant रखने की कोशिश करता है. For example, I'd like to quote a biological example over here. Human blood or human body pH, हम इसे body को blood की terms में लेते हैं क्योंकि human body parts के अंदर different acidic या basic pH होती हैं different organs या organ systems के अंदर. As a whole जब हम human body pH की बात कर रहे हैं तो हम blood की pH का बात कर रहे होते हैं because blood goes in every part of the body almost. ठीक? So a human blood pH has been quoted in O-level books, आपको वहां पे मिला होगा, that is 7.4. ठीक है? And let me tell you, you might have heard it from your biology teacher as well, that as soon as the pH of body changes to even a single point, if 7.4 is changed to 8, or if 7.4 is changed to 6.4, okay, the person dies. This is the pH of blood. But we all the time, itna sa bhi, bilkul. But all the time we keep eating acidic foods and alkaline foods. हम तो सारा टाइम खाते रहते हैं, फिर बॉडी की पीएच क्यों नहीं चेंज होती? मसलन हम एक तो ड्रॉप्स की नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड की नहीं बात कर रहे. आपको पता होगा कि बच्चे जो छोटी उम्र के होते हैं उन्हें जब नई नई कोक उन्होंने टेस्ट की होती है तो कोक का फ्लेवर बड़ा पसंद आता है और वो बहुत जिद करके ढेर सारी कोक एक साथ पी जाते हैं. बड़े तो इतनी नहीं पीते. हमारी कोक की नॉर्मल अमाउंट जो होती है वो 250 ml या 1 ग्लास या 1 स्मॉल रेगुलर बॉटल होती है. लेकिन बाज लोग जो शौकीन होते हैं या बाज लोग किसी फंक्शंस या पार्टीज में आपने देखा होगा, फिर हम 2 ग्लास 3 ग्लास तक, हम खुद भी, सिर्फ और लोगों की बात नहीं है, कैजुअली पी लेते हैं. मतलब कोल्ड ड्रिंक्स पे इतना कोई मसला नहीं है. 2 ग्लासेस फॉर अ पार्टी, 3 ग्लासेस फॉर अ पार्टी और 4 ग्लासेस फॉर अ पार्टी, समथिंग कॉमन. अब वो कार्बोनिक एसिड होता है और काफी हाई अमाउंट्स होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड की, इतनी हाई कि कोल्ड ड्रिंक इंतहाई कड़वा टेस्ट दे. सो वी ऐड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ शुगर टू अ ग्लास. देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 9 स्पून्स ऑफ शुगर इन 1 ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक, बी इट कोक और इट स्प्राइट और फैंटा, व्हाटएवर दैट इज. ठीक है? तो फिर बैलेंस होता है. इतना ज्यादा उसमें एसिड होता है. ठीक? अब हम एक ग्लास नहीं पी रहे हैं, हम अप्रोक्सीमेटली, या बच्चे जो पार्टी के यंग होते हैं स्पेशली, वो 1 लीटर बॉटल एक पार्टी में एक टाइम में पी लेते हैं. 1 लीटर. समटाइम्स बेट्स लगी होती हैं 1.5 लीटर या 2.25 लीटर्स पीना भी कॉमन है. अब आप सोचें कि बॉडी में एक साथ कितनी ज्यादा अमाउंट में एसिड गया. हम चंद ड्रॉप्स की बात नहीं कर रहे, हम चंद ml की बात नहीं कर रहे, हम थाउजेंड्स ऑफ ml की बात कर रहे हैं. ठीक है? और इसके बाद भी ब्लड की पीएच चेंज नहीं होती. क्यों? इसी तरह से अगर अल्कलाइन फूड्स की तरफ आए तो जिसे हम उर्दू में गोभी कहते हैं, या हम to be clear, we're talking about both cabbage and cauliflower, which are alkaline foods actually. ठीक है? और इनको भी हम अच्छी अमाउंट्स में खाते हैं. These are common vegetables in Pakistan. They are available throughout the year और बड़ा कॉमनली घरों में ये इस्तेमाल होती हैं. ठीक? और कैबेज तो एक ऐसी चीज है जो सैलड्स का पार्ट, तकरीबन हर सैलड में हमारा पार्ट होती है. ठीक है? और कैबेज एक ऐसी चीज है जो हमने फास्ट फूड का भी पार्ट बना दिया. मतलब जब भी कोई बर्गर्स या पिज्जाज इस तरह की चीजें बन रही होती, पिज्जाज तो नहीं, खैर लेट्स टेक आउट दिस वर्ड, यहाँ पर नहीं होता, लेकिन जितने भी बर्गर्स हैं उसमें लेटस या कैबेज का यूज बहुत कॉमन है, which is actually an alkaline food. ठीक है? But the pH of the blood does not change. Though the pH of our digestive system is very different at points, ठीक है, और हमारे स्टमक की पीएच बहुत एसिडिक होती है, ब्लड की और उसकी पीएच में बड़ा फर्क होता है. ठीक है? स्टमक की पीएच 3 तक जाती है, 2.8 तक जाती है, 3.2 तक जाती है, बड़ी कॉमन होती है, लेकिन ब्लड की पीएच फिर भी मेंटेन रहती है. जबकि स्टमक का और ब्लड का एक क्लोज, या डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन का और ब्लड का एक बड़ा क्लोज रिलेशन है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स वहां से पिक होते हैं, फिर भी ब्लड की पीएच चेंज नहीं होती. तो जब चीजों की पीएच इस तरह से तब्दील ना हुई तो ह्यूमंस ने इसके ऊपर वर्कआउट किया कि ये क्या प्रॉब्लम है, और सिंपली वो सॉल्यूशंस बफर सॉल्यूशन कहलाए. बफर वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट बिहाइंड इट, behind the whole idea. So they came up with a solution as in problem to a solution to a problem, that we can make such kind of chemicals which can resist pH change. Hence, buffer solution. A buffer solution is actually a solution which can resist a small change in
pH of a system, whether a small amount of acid is added or whether a small amount of alkali is added. अब हम बफर्स बनाते कैसे हैं? इसके पीछे एक बहुत अच्छा ब्रिलियंट आइडिया है. हम पहले बफर्स को पढ़ेंगे और उसके आगे चल के फिर हमने उसके आइडिया को, वो जो थ्योरीज के पीछे है, जिसे हम एक फ्रेज कॉमन इफेक्ट से डिनोट करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट पेजेस में आना है चल के. ये देखिए, यूज ऑफ बफर सोल्यूशन है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है, और फिर उसके बाद हमने कॉमन आइन इफेक्ट भी डिटेल में डिस्कस करना है, जो इस सारी थ्योरी को सपोर्ट करेगा. ठीक है, हम वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक, सो हम बफर्स को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे. बट लेट्स स्टार्ट विद हाउ डू वी मेक अ बफर एंड हाउ डज इट वर्क. फिर उसके बाद हम कॉमन आइन इफेक्ट पे आते हैं. सो वन टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड and one of its salt. The salt is carefully chosen. How do we choose a salt? I'll come to that. An example of an aqueous mixture of ethanoic acid and a salt of ethanoic acid, the easiest and easily available salt would be sodium ethanoate. So an aqueous solution of ethanoic acid and sodium ethanoate with the most common example for a buffer, a solution that can resist pH change. Let's work around it. Mixtures of ethanoic acid and sodium ethanoate in different proportion act as buffers between pH values 4 and 7. Why 4 and 7? Let's ask this question from Fuzema. जी सर. इस solution की pH 4 से 7 के दरमियान क्यों है? That's the question. 4 से 7. इस solution में दो components हैं. सोडियम एथेनोएट के अंदर ज्यादा OH नेगेटिव आयंस होंगे, इसलिए वो पूरा न्यूट्रलाइज नहीं होगा. सोडियम एथेनोएट में कोई OH आयन नहीं होता, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं. अल्कलाइन ज्यादा होगा ना उससे. Sodium ethanoate is actually a salt. It's neither alkaline nor acidic. लेकिन and pH is acidic, तो alkaline से क्या होगा? और से सोचें. That means it's nothing about sodium ethanoate. So let's discuss about the other thing. जो बफर सॉल्यूशन है ना, तो फिर इसकी pH नहीं सिग्निफिकेंट चेंज होती जब एसिड या अल्कलीज डालते हैं. नहीं, ये नहीं पूछा जा रहा हुजैमा. पूछा ये जा रहा है कि ये जो स्पेसिफिक एग्जांपल है जिसमें हमने एथेनोइक एसिड और सोडियम एथेनोएट लिया है, इसकी पीएच 4 से दरमियान 7 के दरमियान क्यों है? इसकी पीएच 8 9 10 क्यों नहीं है? क्योंकि एसिड ऐड किया. Right, the simplest question. Sometimes it may happen to me. क्या इसका मुश्किल होगा? हाँ. अब पता क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ. आप सोच रहे थे एक डिफिकल्ट एंड के ऊपर, जबकि मैं आसान बचकाना क्वेश्चन कर रहा था. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, A2 में ये पेपर्स कॉमनली होता है. जो ट्रिक मैंने अभी आपके साथ प्ले किया, ये एग्जामिनर भी आपके साथ प्ले करेगा. पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो एक इंतहाई हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछता होगा, डिफिकल्ट सॉर्ट के, हार्डेस्ट सॉर्ट के, और फिर पेपर को भी बैलेंस करता है अचानक, और आपके साथ भी ट्रिक करता है कि इंतहाई एक बेसिक ओ लेवल का सवाल, इवन वो ए लेवल का भी क्वेश्चन नहीं होता, एक बेसिक क्वेश्चन अगले पार्ट में पूछ लेता है. पेपर हार्ड से अचानक इजी पे आके बैलेंस भी हो जाता है. ठीक है, और आप एक सिनेरियो में चलते चलते अचानक गलत डायरेक्शन में ही चलते जाते हैं. एक्चुअली आप ठीक डायरेक्शन, पिछले पार्ट्स के हिसाब से आप ठीक डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं, आप एक हाई डिफिकल्टी लेवल पे सोच रहे होते हैं, तो यकदम डिफिकल्टी लेवल चेंज करना समटाइम्स हमारे ब्रेन के लिए डिफिकल्ट होता है. ये एक्चुअली में होता है पेपर्स में, और A2 पेपर 4 में आपको ये चीज बहुत ज्यादा व्यू करने में मिलेगी. ये ट्रिक अभी इसलिए प्ले किया ताकि आपको भी पेपर्स में ये ट्रिक समझ आए. सो डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते करते जब अचानक आसान क्वेश्चन आए, तो ये नहीं समझना कि ये जरूरी है कि आप इस पे स्टीरियोटाइप को करना शुरू कर दें कि ये भी बहुत डिफिकल्ट होगा और मैंने डिफिकल्ट अंदाज में सोचना है. समटाइम्स हो सकता है वो बहुत स्ट्रेट सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज पूछ रहा हो, बहुत इजी सी, जैसा कि अभी मैंने आपसे पूछी. राइट, I hope you get familiar with this trick. जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये ज्यादा ट्रिक आपको देखने में, ऑब्जर्व करने में मिलेगा. ठीक, और बहुत आसान सी बात है, हमने इसमें एसिड ऐड किया, लिहाजा इसकी पीएच की वैल्यू 7 से कम है. अगर अल्कलाइन सिस्टम डिस्कस करते तो पीएच की वैल्यू 7 से ऊपर हो जाती. ठीक, अब आते हैं इसकी वर्किंग पर. तो सॉल्यूशन वर्क किस तरह से करता है? सॉल्यूशन वर्क करता है इक्विलिब्रिया पर. इक्विलिब्रिया डिपेंड करते हैं ली शटलियर्स प्रिंसिपल पर. तो जो अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसके लिए आपके माइंड में ली शटलियर्स प्रिंसिपल होना चाहिए. Ethanoic acid is a weak acid. It stays mostly an unionized form in its molecular form.
It only converts or dissociates to give rise a very low concentration of ethanoate ions in the solution, which consists of a hydrogen positive ion and a negative ethanoate ion, right? So sodium ethanoate, however, on the other hand, is fully ionized in aqueous solution. It gives us a sodium positive ion and once again an ethanoate ion. The buffer solution contains relatively high concentrations of both CH3COOH and CH3COO negative. CH3COOH from this equation, इस equation से गौर से देखें, according to the Shettier principle and according to the fact that this is a weak acid, हमारे पास ये दोनों ions बहुत थोड़े, जबकि इस salt इस acid की molecular form बहुत ज़्यादा होगी. ये note कर लें. फिर second equation पर आएं. सेकेंड इक्वेशन ये कहती है कि सोडियम एथनोएट जो है वो कंप्लीटली या फुली आयनाइज होता है सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बहुत कम और ये दोनों फॉर्म्स बहुत ज्यादा होंगी. और अभी जिन दो से हमारा ताल्लुक है वो CH3 और COO नेगेटिव हैं. CH3COOH from our ethanoic acid from first equation and ethanoate ion from second equation says that they both have relatively higher concentrations in this aqueous solution. Here I'd like to state something, that this sodium ethanoate is fully ionized in the system because of fact. Let's consider the fact. Sodium ethanoate is fully ionized in aqueous solution because sodium ethanoate is made from a reaction of weak acid with strong alkali. Remember, if a salt is made from strong acid and strong alkali, the salt is usually very much soluble in or completely ionizable in water. If a salt is made from strong acid and weak alkali or strong alkali or weak acid, even there, if there is one strengthened ion is in there, okay, the salt may be fully ionized in aqueous solution, maybe. Okay? But if a salt is made from completely the fourth scenario we discussed yesterday, weak acid and weak alkali, most probably the salt is not completely ionized. Most probably the salt is not completely ionized in aqueous solution. In this specific case, the salt is made from such a scenario that the acid was a weak acid, ethanoic acid, and the base was a strong base, for example, sodium hydroxide, hence giving us a salt that is fully ionized in aqueous solution, sodium ethanoate. Do you get the point? ये पॉइंट इस वक्त बुक में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ क्योंकि वो ज्यूम करते हैं आपको इस पॉइंट का पता होगा और मैंने इसलिए ऐसे एक्सप्लेन किया. ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हुई है? अच्छी बात है. नहीं क्लियर हुई तो टेल मी एंड आई कैन रिवाइज इट. सर एक दफा रिवाइज करते हैं प्लीज. ये बेशक अपने पास नोट कर लें. A salt that is made from strong acid and strong alkali is fully ionized in aqueous solutions. वो salt जो strong acid और strong alkali के combination यानी first scenario से बना होगा वो fully ionized होता है solutions में. Clear हो गया? वो salt जो हमारे पास सेकंड या थर्ड सिनेरियो से बनाया जाता है, या उसमें एसिड स्ट्रांग हो और अल्कली वीक, या अल्कली स्ट्रांग हो और एसिड वीक, उस सॉल्ट के भी चांसेस होते हैं कि वो फुली आयनाइज हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में. चांसेस होते हैं, मोर चांसेस होते हैं. अलबत्ता उसमें चंद एक एग्जांपल ऐसी हैं जो फुली आयनाइज नहीं होती, चंद एक, बट ज्यादातर एग्जांपल्स फुली आयनाइज होती हैं. सर इस तरह के सॉल्ट्स क्या सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं? किस तरह के? मतलब स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से जो बने हो. हाँ, वो ऑलमोस्ट ऑल. फिर भी मैं इसमें जो है सेफ वर्ड्स यूज कर रहा हूँ. ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाएंगे, एक आधी एक्सेप्शन हर जगह पे मिल जाती है. बहरहाल मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर फुली आयनाइज्ड इन aqueous solution. ठीक है? If one of the ions of comes from a strengthened medium, be it a strong acid or a strong alkali, there are chances that it would also get fully ionized in the aqueous solution. However, in most of the cases when a salt is made from a weak acid and a weak alkali combination, the salt is usually not fully ionized in aqueous solution. ये आपको एक generalized rule बताया जा रहा है. However, you are going to use this rule in conjunction to the solubility of salts. You have studied a topic back in O levels. O level में एक topic था जिसमें आपको certain set of rules बताए हुए थे कि कौन से soluble होते हैं और कौन से नहीं.
याद रखिएगा वो रूल्स, मैं वो रूल्स अभी भी रिपीट कर देता हूं आपके लिए, जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी, ठीक है? द रूल्स वर जी ऑल सॉर्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, ammonium are soluble, all ethanoids are soluble, ठीक है? However, in case of chlorides, usually silver chloride is not soluble. In case of sulfates, uh, calcium sulfate, lead sulfate, and a couple of more sulfates are not soluble in water. Heavy metal sulfates are usually not soluble in water. When it comes to carbonates, okay, all the carbonates are insoluble in water except the ones we have stated before, sodium, potassium, ammonium. The rest of them are all insoluble in water. ये ओ लेवल का टॉपिक होपफुली आपको याद होगा। इसमें हमने काफी सारे सॉल्ट्स कवर कर देते हैं, सारे मेजर मोस्ट कॉमन सॉल्ट्स इस छोटे से टॉपिक में कवर हो जाते हैं। सर ये However, सॉर्ट्स एंड बेसिस के टॉपिक में था ना, जहाँ वो टेबल एक बना हुआ था और उसमें सारा। एग्जैक्टली राइट, दैट इज राइट। हमारी बुक में आईजीसीएसई में हो या ओ लेवल में हो, ये सॉर्ट्स वाले चैप्टर में होता है और इसका एक टेबलेटेड फॉर्म होता है ओ लेवल्स में, ताकि आप उसे अच्छी तरह से मेमोराइज कर सकें, जी ठीक है? तो वो केस यहाँ पर भी है। चूंकि मैं आपको बहुत जनरलाइज्ड सिनेरियो बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कली, अब उस लिस्ट में काफी सारे एसिड्स और अल्कलीज आ जाते हैं, उनके डिफरेंट रिएक्शंस करें तो बहुत ढेर सारे सॉल्ट्स हो सकते हैं जिनके बारे में डिस्कशन हो। तो वंस अगेन, जब आप सॉल्ट तक पहुंचे, उसके बाद वो वाला टेबल याद करें जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था, एंड देयर यू गो, यू कैन डिस्कस अबाउट द सॉल्ट वेदर इट्स फुली आयनाइज्ड और नॉट। सोडियम लगा हुआ है, यस फुली आयनाइज्ड, चाहे जिस भी एसिड अल्कली से आ रहा हो। पोटेशियम लगा हुआ है, अमोनियम लगा हुआ है, ठीक है? नाइट्रेट्स ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं, एथनोइड्स ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं, तो आप अपना आंसर दे सकते हैं। आई होप दैट कंप्लीटली एक्सप्लेन्स कि आपने किसी भी अननोन इक्वेशन के साथ क्या करना है। ये वाली इक्वेशन, ये वाले बुक सिनेरियोस बहुत इजी हैं, बहुत आसान है, ये बड़ी जल्दी समझ आ जाते हैं, लेकिन पास्ट पेपर में इससे हट के अनफेमिलियर एसिड्स या अल्कलीज उन्होंने कॉमनली यूज की होती हैं। That's why I want you to be ready for those kind of difficult questions. I hope this section is clarified. Any more यस questions में from this part? नहीं सर, आई वाज आस्किंग कि अगर मतलब उन्होंने कोई इस तरह के यूज किए हुए एसिड बेसिस, हाँ, जैसे आप इस अभी तरह के बता यूज रहे किए थे। हों, जिस तरह के जिसका कोई ताल्लुक ना हो। लेट्स सपोज वो क्या करते हैं, पास्ट पेपर आप देखेंगे एक मोस्ट कॉमन का काम, ऑर्गेनिक एसिड को यूज कर लेते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड्स दो तीन को छोड़ के हमने नहीं पढ़े होते वो लेवल में। एथनोइड्स डिस्कस किए होते हैं, मेथनोइक एसिड किया होता है, एथनोइक एसिड किया होता है, हमने इसके अलावा ज्यादा एसिड्स किए ही नहीं होते ऑर्गेनिक एसिड्स में। जब A2 में ऑर्गेनिक एसिड का क्वेश्चन आता है तो हम फंस जाते हैं, ठीक है? चूंकि ओ लेवल की इक्वेशन या वो टेबल काफी नहीं है अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट्स व्हाई आई गेव यू दीज स्पेसिफिक सिनेरियोस। लिहाजा मैंने इन सिनेरियोस को भी डिस्कस कर दिया। क्यों? क्योंकि ओ लेवल बेस्ड इंफॉर्मेशन तो वैसे ही इस क्वेश्चन में नहीं होगी जैसी ऑर्गेनिक एसिड यूज होगा, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड यूज करते हुए बुक में ये फैक्ट जरूर स्टेट किया होगा कि वो किस सिनेरियो से प्रोबेबली आ सकता है, ठीक है? राइट? और अगर ये फैक्ट स्टेट किए हुए हैं कि ये वीक एसिड या और वीक सर अल्कली वहाँ की पे तरकीब हिंट्स है, क्या? हिंट क्या होगी? वीक एसिड लिखा होगा और उसे किसी वीक बेस से रिएक्ट करा रहे होंगे। जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक ऑर्गेनिक एसिड देकर लिख दिया कि ये वीक है, और उसके बाद वो क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता टर्न होके उसी एसिड के किसी बफर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 4 स्टेप्स पहले या उस क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में पहली लाइन में उन्होंने वीक एसिड बता के अपना सिनेरियो पहले बता दिया है। उसके 4 पार्ट्स के बाद अगर वो बफर पे आते हैं, जो कि कॉमन काम है पेपर 4 के अंदर, एक कॉमन ट्रिक प्ले किया होता है पेपर 4 के अंदर, you will get familiar to it as soon as you start solving paper 4 questions about these, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इवन पेपर 5 में भी टाइट्रेशन के बिल्कुल स्टार्ट में पहली लाइन में लिखते हैं फलाना एसिड वीक एसिड है, उसके बाद पूरी टाइट्रेशन डायग्राम्स वैल्यूज देकर एंड में बफर पर आते हैं, तो उस टाइम तक बच्चा भूल चुका होता है 4 कैलकुलेशन सर के ये वीक था या स्ट्रॉन्ग था। तो then I say okay, go back to the start of the question, take hints from the start of the question, statement of the question, और फिर वापस आएंगे इस पे, आपको सिनेरियो का आइडिया हो जाएगा। समटाइम्स बहुत इजी होता है कि सिनेरियो पिछले पार्ट से अगले पार्ट में सेम होता है, बट समटाइम्स ऐसा नहीं होता। समटाइम्स इस तरह किया होता है कि सिनेरियो जो होता है वो क्वेश्चन के स्टार्टिंग स्टेटमेंट से लेना होता है, और ऐसा बहुत मर्तबा किया हुआ है पास्ट पेपर क्वेश्चंस में। आप क्वेश्चंस देखेंगे आपको इस ट्रिक की भी समझ आएगी।
और आपके लिए क्वेश्चंस इजी हो जाए इसलिए मैं बार बार अपनी क्लास के दौरान बहुत सारे ट्रिक्स से आपको फेमिलराइज कर रहा होता हूँ। ये इसीलिए होता है ताकि जब आप क्वेश्चन उस दिन जाके करेंगे, अगर आप डिले नहीं करेंगे, उस दिन उसी वीक के अंदर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादातर ट्रिक्स पहले से पता होंगे। ठीक है, इसी पर्पस के लिए बताए जा रहे हैं। ओके, हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। We were talking about the higher concentrations of ethanoic acid and both the ethanoate ion. We say that there are reserve supplies of the acid and its conjugate base. The pH of buffer solution depends upon the ratio of concentration of acid and concentration of its conjugate base. ठीक है, ये दोनों हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड क्या होता है और conjugate base क्या होता है। This does not change very much. The pH changes very little. In a buffer solution, the ethanoic acid molecules are in equilibrium with hydrogen ions and ethanoate ions. लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये भी relatively high concentration है, ये भी relatively high concentration है। Now we are going to use this equation. हम पीछे की दोनों इक्वेशन से हमने उसे दोबारा स्पेसिफाई कर लिया सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में, और ये चीज कोट कर ली कि इसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन क्यों है और इसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की इक्वेशन की वजह से। हमने खुद से इक्वेशन बना ली जिसमें दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हाई है और वो एक इक्विलिब्रियम में। अब इस इक्वेशन को, ये जो थर्ड हमने खुद से बनाई है, इसको हम यूज करेंगे जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ बफर्स वर्क। ठीक है, नाउ बफर कैन बी टेस्टेड अगर हम उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स एसिड के डालें, पीएच नहीं चेंज होती, देन इट्स अ बफर, यानी उसने पीएच चेंज को रेजिस्ट किया। या फ्यू ड्रॉप्स हम अल्कली के डालें और फिर भी पीएच ना चेंज हो तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने डिस्कशन करनी है कि हम पीएच चेंज कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं। So a change in hydrogen ion concentration will greatly lower the pH of water, but when H positive ions are added to the buffer solution, what happens? Addition of H positive ions shifts the position of equilibrium to the left because H positive ions in this case on the right hand side will combine with ethanoate ions to form CH3COOH ethanoic acid until a new equilibrium is re-established exactly according to Lee-Chatellier's principle. यानी इस सिस्टम के अंदर जैसे ही आपने एक दो कतरे किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के डाले या किसी और वीक एसिड के डाले, वो फौरन H पॉजिटिव आयंस देंगे, और जैसे ही उसमें H पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे वो दोबारा इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ मिक्स करेंगे, इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम होके ये बना देंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दोबारा सेटअप होगी H पॉजिटिव के लिहाज से, एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा और दोबारा पूरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम आ जाएगा। पीएच की खास चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी पीएच की? पीएच चेंज होना था जो हमने अभी एसिड ऐड किया था उसके H पॉजिटिव आयंस की वजह से, लेकिन वो H पॉजिटिव आयंस तो कंज्यूम हो गए एक मॉलिक्यूलर वीक एसिड बनाने में, तो पीएच तो ना चेंज हुई। राइट, डू यू गेट द पॉइंट? If you don't get it, let's move on to the second one to further explain it. The large reserve supply of ethanoate ions ensure that the concentration of ethanoate ions in solution does not change significantly. So even if a little bit of H positives that are taken from the new coming acid are consumed with this ethanoate ions, still the concentration of ethanoate ions doesn't change much. If they don't change much, they won't produce much of this molecular ethanoic acid. So the large reserve supply of ethanoic acid ensures that the concentration of ethanoic acid in molecular form in solution does not change significantly as well. So the pH does not change significantly. So these 4 points step by step explain that when you add an acid to this system, nothing would happen to this system. Are we clear about how buffer solutions work when an acid is added? We are yet to discuss कि alkali add होगी तो क्या होगा, लेकिन acid add होने के लिए आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। सॉरी सर, अभी आपकी आवाज कट गई थी, तो ये पॉइंट आपने जो बताया वो सुना ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक हमने बफर सॉल्यूशन में ये डिस्कस किया है, when an acid is added to a buffer solution, the pH does not change. Why? We have discussed the reason. Are you clear with this reason so far? Because we haven't discussed what happens if an alkali is added to this buffer. वो भी हमने डिस्कस करना है, हमने सिर्फ एसिड का एडिशन डिस्कस किया अभी। वो क्लियर हो गया? जी सर। Good. If that's clear, let's move on to the next part where we add an alkali to this system and still the pH doesn't change.
Now, an increase in hydroxide ions concentration, I mean the addition of alkali, would greatly increase the pH of water. But when OH and negative ions are added to the buffer solution, what happens is that the added OH ions combine with H positive ions. This reduces the H positive ion concentration. The position of equilibrium shifts to the right. The CH3COH or ethanoic acid molecules ionize to form more H positive until a new equilibrium is re-established. The large reserve supply of ethanoic acid, molecular form, or ethanoid ions make sure that it does not make any change significantly, so the pH does not change significantly. Once again इस इक्वेशन पे आए, जैसे ही हम सिस्टम में कोई OH नेगेटिव वाला या अल्कली ऐड करेंगे, वो फौरन इस H पॉजिटिव से रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस करेगा। जैसे इस H पॉजिटिव की अमाउंट कम होगी, अकॉर्डिंग टू ली शेटलियर प्रिंसिपल, ये पूरी इक्वेशन टुवर्ड्स राइट या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। जैसे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, कुछ थोड़े से मॉलिक्यूल्स इस रिलेटिवली हाई कॉन्सेंट्रेशन से ब्रेक करेंगे, डिसोसिएट करेंगे और H पॉजिटिव प्रोड्यूस करके एक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, उस नए इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि दोबारा H पॉजिटिव और ये एथनोइड आयंस प्रोड्यूस होंगे। relatively higher concentration ethanoid ions की या ethanoic acid की इस थोड़े सी dissociation से affect नहीं होगी। जब इसकी relatively high concentration भी affect नहीं होगी और इसकी relatively high concentration भी affect नहीं होगी, तो नया equilibrium जो establish हुआ होगा वो हरगिज ऐसा नहीं होगा कि वो pH के अंदर change लाए। Hence, no change in pH significantly, hence the buffer solution worked. ठीक है, so we have proved a buffer solution works if a small amount of acid or small amount of alkali is added to the system. The pH does not change significantly. I hope that's clear. सबको समझ आता है? Yes, sir. Good, good. That is one of the important questions about buffers because they discuss why it doesn't change. Okay? So let me tell you, there is one very notable thing over here, that pH does not change significantly when small amount of acid and alkalis are added. लेकिन अगर आप बीकर भर के एसिड या अल्कली की डाल देंगे तो pH चेंज हो जाएगी. Small amount means a few drops. ठीक है ना, बीकर भर के किसी भी एसिड या अल्कली का डालेंगे तो वो पीएच हर सूरत चेंज करते हैं। बफर की भी एक कैपेसिटी होती है, एक रेंज होती है जहां तक वो रेजिस्ट कर सके, उसके बाद बफर रेजिस्ट नहीं कर सकता। राइट? तो सर यही काम फिर हमारी बॉडी में भी होता है? यही काम हमारी बॉडी में भी होता है। देखें, आप तेजाब या एसिड या अल्कलीज की जो स्ट्रॉन्गर फॉर्म्स होती है वो तो आप डायरेक्टली कंज्यूम भी नहीं करते, आप कंज्यूम करते हैं वीक एसिड्स या वेरी वीक अल्कलाइन सिस्टम्स, और वो भी आपकी ईटिंग कैपेबिलिटी पे होता है। ये ना कितना के एसिड या अल्कली ले लेंगे, हो जाएगा, वो भी ट्रीट हो जाता है। और समटाइम्स अगर नहीं ट्रीट हो जाता तो हमारे पास जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी ऐसे कुछ फिनोमिनन्स पढ़ रखे होते हैं जो ह्यूमन बॉडी एलिमेंट्स में आते हैं, सच एज एसिडिटी ऑफ स्टमक। वो कॉमन कॉज है, जब लोग ज्यादा कोक वगैरह पी लेते हैं तो स्टमक एसिडिटी हो जाती है, बहुत अल्कलाइन फूड खा लेते हैं तो भी ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, या अल्कलिनिटी ऑफ स्टमक का प्रॉब्लम भी हो जाता है। लेकिन वो सिंपल मेडिसिन से ट्रीटेबल होता है। कोई एक छोटा सा पाउडर वाटर में डिसॉल्व करके वो पी लें या एक छोटी सी टेबलेट ले लें, एंड देयर यू गो, यू कैन ट्रीट दीस सिम्टम्स वेरी इजीली। बायोलॉजी स्टूडेंट्स इससे खास तौर पे फेमिलियर होंगे, एसिडिटी क्या होती है, स्टमक की एसिडिटी ट्रीट कैसे होती है, इवन ये ओ लेवल्स में भी ऐसी चीजें बता दी जाती हैं।